अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज बड़ी बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो शुरू करते हैं जनाब जी पहली खबर से। सबसे पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि परवेज इलाही की पीठ में उनके अपने ही दोस्त ने छुरा घोंपा है और उनकी 25 साल पुराना करप्शन के बारे में उसने अब आकर गवाही दी है। और क्या कुछ कहा है और किस चीज़ का केस किया है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि परवेज इलाही जो है वो काफ़ी अरसे से अंदर बंद हैं। जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जब तक वो लाताल्लुकी का इजहार नहीं करते, जब तक वो चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं करते, अगर वो ये समझते हैं कि वो सियासी शहीद बन जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। जनाब अली, मैं आपको बता दूं कि जो तरीके इंसाफ के सदर हैं यानी कि परवेज इलाही, उनका जो 25 साल पुराना दोस्त है उसने ही उनकी करप्शन के ऐनी शाहिद बनकर उनके खिलाफ गवाही दी है। और उसने कहा है कि जी 5 करोड़ की रिश्वत मेरे सामने ये लेते रहे हैं और यूरिया खाद के 5 बैग्स में ये ली गई थी रिश्वत। और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज की खुद गवाही देता हूँ। थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ जनाब जी। वो ये है कि एंटी करप्शन ने चौधरी अफगन से सवाल पूछा, ये जो शख्स है जिसने गवाही दी है, कि आपका साबिक वजीर आला परवेज इलाही के घर में क्या आना जाना था। उस पर उस शख्स ने कहा कि जी हाँ, परवेज इलाही मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके घर में मेरा आना जाना लगा रहता था। उन्होंने कहा कि 2022 में चौधरी अफगन ने कहा कि अफगन मंसूबा के ठेके पे 2022 में चौधरी परवेज इलाही को मैंने 5 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। उसके बाद वो कहता है 2 अरब के मंसूबे में बाकी 20 करोड़ रकम जारी होने पर देने का वादा किया गया था। और इस मौके पे जो है सुहेल अवान, हाजी तारिक ठेकेदार और अपने करीबी साथी के साथ में वहां मौजूद था, उनके पास गया था। और फिर उसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन ने उनसे सवाल किया कि रिश्वत की रकम कैसे दी थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो यूरिया खाद की बोरियां होती हैं उसके अंदर पैसे जो हैं वो भर भर के मैंने उनको दिए थे और 1 करोड़ के 5 पैकेट मैंने उनको दिए थे। ये उन्होंने जो है इंकशाफ किया है और ये नया केस जो है अब ये बन गया है चौधरी परवेज इलाही पे। चौधरी परवेज इलाही की जो मुश्किलात हैं वो आसान होने का नाम नहीं ले रही। चौधरी परवेज इलाही के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो चौधरी अफगन है, इन्होंने मोनस इलाही के ऊपर भी फायरिंग का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा और साबिक वजीर आला हैं यानी कि परवेज इलाही, उनके जो बेटे हैं मोनस इलाही, उनके खिलाफ एक और मुकदमा जो है वो मैं दर्ज करवाना चाहता हूँ। आपको बताते चलो कि ये अफगन कौन है। ये गुजरात में सूबाई असम्बली की नशिस्त के जो हैं वो उम्मीदवार हैं। उन्होंने मोनस इलाही पे फायरिंग करवाने का जो मुकदमा है वो दर्ज करवाया है और मुकदमे में मोनस इलाही के समेत उन्होंने उनके 12 अफराद को इसमें नामजद किया है। और मुकदमे में ये मौकफ इख्तियार किया है कि मोनस इलाही ने मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा कराने पर धमकियां दी। यानी वो उनके मुकाबले में उम्मीदवार थे, वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये फैसला किया तो उन्होंने मुझे धमकियां दी और कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद जो है उन्होंने क्या किया कि अपनी गार्ड्स के थ्रू जो है वो मेरे ऊपर फायरिंग करवाई और कुछ लोगों को कहकर मुझे जदोकोब करवाया। तो ऐसा लगता है कि जैसे 25 साल पुराना दोस्त जो है वो दोस्त नहीं है बेसिकली। वो अब मोनस इलाही और परवेज इलाही के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है कि मौसम जा रहा है, जब वो गवाहियों का मौसम आता है तो वो जैसे कहते हैं ना कि बारिश होती है तो जमीन के अंदर जो है वो नहीं कहना कि बारिश, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, वो वाला हिसाब नहीं। जब ज्यादा पानी आता है तो फिर वो नीचे से सूखी हुई जमीन की जो मछलियां हैं वो भी बाहर निकल आती हैं। तो यही चक्कर जो है इस वक्त परवेज इलाही के साथ होता नजर आ रहा है और क्लियर मैसेज आपको नजर आ रहा होगा कि परवेज इलाही की मुश्किलात जो है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। और अब उनके बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गए हैं जो कि आपके सामने चीजें हैं। और अगली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि फवाद चौधरी जो हैं वो मतीउल्लाह जान से बहुत ज्यादा तंग पड़ गए हैं। आपको पता है कि मतीउल्लाह जान जो हैं वो बड़े सख्त किस्म के सवालात करते हैं और ऐसे सवालात भी करते हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं ना लींज दी तरह किसी ने चिपक जाना। तो बड़े स्वीट भी लगते हैं, बड़े प्यारे भी लगते हैं मतीउल्लाह जान। उनका जो स्टाइल है, टॉकिंग स्टाइल, जिस तरह से वो बंदे को फंसाते हैं, कड़की लगाते हैं, वो मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन फवाद चौधरी को पसंद नहीं है। फवाद चौधरी के भाई के साथ लास्ट टाइम जो है वो पेचा पड़ गया। किसका जी? मतीउल्लाह जान का। और उन्होंने उनके भाई को जो है ना पकड़ लिया था वहां पे और काफी ज्यादा उनके भाई ने मुश्किल से अपनी जान छुड़ा ली थी। तो अब फाइनली जो है ना बहुत ही गंदा किस्म का ट्वीट किया है फवाद चौधरी ने मतीउल्लाह जान के बारे में। बहुत ही नाजेबा किस्म की जबान इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मतीउल्लाह जान को मुखातिब करते हुए कि ठीक है कि तुम्हें नौकरी मरियम औरंगजेब ने दिलवाई, लेकिन टाउटी की भी कोई हद होती है। यानी कि टाउट यानी आप जो किसी को बनते तो वो टाउटी उसको बोल रहे हैं। टाउटी की भी कोई हद होती है। हर वक्त कुत्ता बन के नहीं भौंकते अहमक आदमी।
यानी आप अंदाजा करें, ये जो इस तरह की लैंग्वेज है ना, ये हम लोगों ने न्याजी साहब के दौरे हुकूमत में ही सुना है। यहाँ पे ही गालम गलोच का जो एक रिवाज है वो निकला है, बदतमीजियां। और आपको याद होगा कि फवाद चौधरी किस किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे हैं, ये सब आपके सामने ही है। और न्याजी साहब का जनाब अली क्या कहने, कभी भी यू टर्न ले सकते हैं, जलेबी टर्न ले सकते हैं, उनको 7 खून माफ है। अब की बार उन्होंने जनाब आर्मी चीफ के बारे में फिर से एक नया बयान दाग दिया है। फरमाते हैं कि आर्मी चीफ के कंधे पे शहबाज शरीफ जो हैं वो बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं और वो आसिम मुनीर को आगे करके पीटीआई को फौज से लड़ाना चाहते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि न्याजी साहब ने इस तरह के बयान दिए थे। तो बंदा पूछे कि जब 9 मई के वाकयात हुए थे तो फिर सारा मलबा आपने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्यों डाला था, आपने एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों लगाया था। और अभी तोशाखाना केस में न्याजी साहब ने ब्रिगेडियर साहब के खिलाफ जो है जो बात की थी कि ब्रिगेडियर ने मेरे सारे तोहफे तोहफे जो है वो बेचे थे और मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ और एस्टेब्लिशमेंट इसमें शामिल है। और अभी रिसेंटली उन्होंने ट्वीट किया है कि आर्मी चीफ को सिपा सलार कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो बंदा पूछे कि क्या ये सब कुछ भी आपको सिखाने के लिए जो है वो शहबाज शरीफ आते हैं और अब आप शहबाज शरीफ का नाम लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बहरहाल अपना बयान दिया है। वो कहते हैं कि मैंने ये जो 15 महीने का टाइम गुजारा है, वो कहते हैं कि मैंने किस तरह गुजारा है और कितनी तकलीफ से गुजारा है, मैं ही जानता हूँ कि मैंने अपने 38 साल करियर में कभी इतनी मुश्किल नहीं देखी। क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ, खुद ही सुन लीजिए। तो आपको लगता है कि पीएमएलएन जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी? आपने तो ये पूछा ही नहीं कि शहबाज शरीफ 15 महीनों में तुम पर क्या गुजरी। ये तो जी मैंने वो पूछना था कि आपने इतना कठिन सफर 13 जमातों के साथ काटा, ये क्रेडिट तो आपको जाता है कि वो तो और सब आपसे राजी भी हैं, ये भी एक अच्छी बात है। ये क्रेडिट जो है 13 जमातों को जाता है जिन्होंने भरपूर ताउन किया। लेकिन असल बात इसमें जो मैं चाहता था बताना बड़े इंकिसारी के साथ कि इन 15 माह में वो कुछ मुझ पे गुजरी जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतने पूरे अपने 38 साल सियासी कैरियर में मैंने इतने मुश्किल चैलेंजेस, हालात और मुश्किलात कभी नहीं दी। नो डाउट। अब बात कर लेते हैं जी सिराजुल हक के ऊपर हमले की। तो सिराजुल हक से पहले मैं इतना कहना चाहूंगी कि न्याजी साहब पहले खुद लोगों को इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयान देते हैं, खुद लोगों को उकसाते हैं और जब लोग उस पर रिएक्शन देते हैं तो फिर उन लोगों से लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं और कहते हैं मेरा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, और वो लोग फंस जाते हैं। और 9 मई के वाकये में जितने भी लोग इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल भुगत रहे हैं वो आपके सामने है, फैसला आपके हाथों में है। उसके बावजूद अगर लोग पागल बनते हैं तो वो उनकी मर्जी है, फिर पागलों का तो कोई इलाज होता नहीं है। अब की बार इनका पागलपन जो है वो उतरा है जिस सिराजुल हक पे यूथियों ने उनको घेर लिया और फिर उनसे बड़े सख्त किस्म के सवालात किए और जिस तरह से उनको घेर के ज़दोकोब किया और फिर जिस तरह से उनके लोगों ने उनको रेस्क्यू किया, उनको उसमें से निकाला। मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो आप खुद देख लीजिए। चले जनाब, अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। और अगली खबर ये है कि हफीजुल्लाह न्याजी जो है वो आए रोज कोई ना कोई इंकशाफात करते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा कि वो एक होती है दोले शाह की चुई। उन्होंने कहा जी इमरान न्याजी के अंदर दोले शाह की चुई का जो दिमाग है ना, उतना भी दिमाग नहीं है। ये उन्होंने अल्फाज बोले। अगर वो वीडियो मुझे मिल गया तो मैं जरूर लगाऊंगी, लेकिन बहरहाल वो वीडियो मैंने उनका देखा और उसके बाद अब वो नए नए इंकशाफात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी 2016 में जो उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ थे, उन्होंने ISPR के जरिए एक बयान दिलवाया था कि उनको तोसीन नहीं चाहिए, वो तोसीन नहीं लेना चाहते और अपने टाइम पर ही वो रिटायर होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब पनामा आया और लॉकडाउन भी आया तो बैनर्स लगे भी हमने देखे और ये भी लगा हुआ उस वक्त बैनर्स पे, आपको याद होगा, लिखा होता था कि जाने की बातें जाने दो, यानी जाओ मत, जाने की बातें जाने दो। और जनरल राहील शरीफ तोसी या फील्ड मार्शल बनना चाहते थे, ये क्लेम है जी हफीजुल्लाह न्याजी का। और इसीलिए उनकी बन नहीं रही थी नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि उनको एक्सटेंशन मिले। वो चाहते थे कि अगले जो आर्मी चीफ हैं वो आए। वहां से मामला जो है वो खराब होते होते आज किस नहज तक पहुंचे हुए हैं, तो बहरहाल आप खुद ही देख लीजिए क्या कह रहे हैं हफीजुल्लाह न्याजी। बाजवा साहब राहील शरीफ साहब की तरह ऐलान कर चुके थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। जनवरी 2016 में राहील शरीफ साहब ने बयान दिलाया था DGISPR के इसी तरह कि जी जनरल राहील शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो रिटायर होना पसंद फरमाएंगे। फिर क्या पता चला, एक्सटेंशन के लिए उन्होंने पैनामा क्या, लॉकडाउन क्या, और फिर अपने बैनर लगवाए जैसा बाजवा साहब के आजकल लगे हुए, जाने की बातें जाने दो, यानी कि ना जाओ। और पता चला वो कहते थे या मुझे फील्ड मार्शल बनाया जाए
या मुझे एक्सटेंशन दी जाए, नवाज शरीफ साहब ने नहीं दी। बहरहाल जो नया आया, मैं हमेशा कहता हूँ उसे वहीं से शुरू करना था जहाँ से राहिल शरीफ साहब छोड़ के गए थे। अब अगली बात कर लेते हैं जी वसीम अकरम प्लस की, यानी उस्मान बुज़दार की। आपको याद ही होगा उस्मान बुज़दार माशाल्लाह इतने काबिल शख्स थे कि 12 करोड़ के सूबे पे वो वजीर आला लगे बैठे थे, जो वजीर आला हाउस के अंदर बैठकर छत को देखकर कहते थे साईं ये कैसी छत है साईं, इसमें शीशे भी लगे हैं। उनको ये नहीं पता था कि पिज्जा को कैसे खाते हैं। आपको याद होगा नेस्पाक की एक दफा उनके साथ मीटिंग थी तो उन्होंने कहा था कि आप लोग तो पानी की बोतलें भी बनाते हैं, यानी कि वो उसको नेस्ले समझ गए थे। और उस्मान बुज़दार का इंटरव्यू करने के लिए जब सहाफी हज़रात जाया करते थे और उनके कानों में ईयरबड्स लगाया करते थे तो वो ईयरबड्स को देखकर क्या कुछ कहा करते थे, पहले जरा खुद सुने, फिर मैं न्याज़ी साहब की खबर भी आपको देती हूँ। ये किस लिए? इन दोनों से आवाज़ आएगी, यहाँ से आवाज़ आएगी, ये जो माइक लगा है यहाँ से आवाज़ जाएगी। जी, तो आपने सुना। और दूसरी तरफ न्याजी साहब जो हैं वो किस तरह से उनको डिफेंड करते रहे हैं कि जी जनरल फैज़ और वसीम अकरम प्लस के ऊपर ही तो दरअसल उनकी बाजवा साहब के साथ जो है वो लड़ाई हुई थी, क्योंकि बाजवा साहब नहीं चाहते थे कि 12 करोड़ के सूबे पे जो है इस तरह का वसीम अकरम प्लस बैठे, और फैज़ साहब के मामले में भी उनकी लड़ाई हुई। और अब वही वसीम अकरम प्लस जो है उसको 22 अपने मेंबरान समेत जो न्याजी साहब ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। क्या कहते रहे माजी में न्याजी साहब वसीम अकरम प्लस के बारे में, खुद ही सुन लीजिए। जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियां न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में, मैं तो ये ओपनली कहा। अब बारी है जी आपके सामने कुछ सबूत रखने की। आपको पता है कि फैसल वाउडा आए रोज कुछ ना कुछ क्लेम्स करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नाम नहीं लेते, और मैं कई दफा जो है नाम के ऊपर कंफ्यूज होती हूँ कि पता नहीं ये किसकी बात कर रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से फैसल वाउडा बार बार कह रहे थे कि 2 लोग ऐसे थे या कुछ मशकूक लोग ऐसे थे जिन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल में वो मुलव्विस हैं। उन्होंने अरशद शरीफ को कंपेल किया, उन्होंने अरशद शरीफ को मजबूर किया, तुम मुल्क छोड़कर जाओ, हमारे पास पक्की तफसीलात हैं कि तुम मुल्क से बाहर जाओ वरना तुम कत्ल हो जाओगे। और फिर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ जो हैं वो पहले नहीं मानते थे, फिर फाइनली उनको मानना पड़ा और फाइनली वो मुल्क से बाहर गए और फिर उसके बाद उनका कत्ल हो गया। तो मैं समझती थी कि ये उनका इशारा जो है वो जनरल फैज की तरफ है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी था, लेकिन बाकी के 2 लोग कौन है वो मेरी समझ में नहीं आता था। तो वो 2 लोग मैंने ढूंढ लिए हैं, वीडियो एविडेंस आपके सामने रखने जा रही हूँ। एक है जी न्याजी साहब और दूसरे हैं जी मुराद सईद साहब। आप इन दोनों के बयान सुनिए और उसके बाद फिर आप फैसल वाउडा का बयान सुनिए, तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। हैव अ लुक। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 करने का, मैंने उसको बताया। तो वो जब मुल्क छोड़ के गया और मुल्क में कोई प्लानिंग हुई है इसको टारगेट करने के लिए, इसकी जिंदगी खतरे में और अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जा सकता है। अब यहां पे भी सवाल जन्म लेता है कि किसी और मुल्क का क्या ताल्लुक, उसने तो प्रोग्राम किसी और हवाले से किए हैं। ये इत्तलात आ रही है और ये खबरें गर्दिश कर रही है कि किसी को हायर किया गया है, और किसने हायर किया है, अब ये सवाल मौजूद है। किसी और मुल्क में अरशद शरीफ को टारगेट बनाने के लिए पाकिस्तान से किसी ने किसी को हायर किया है। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया, और वो शख्सियतें जिनको बिलीव करना बनता है, और उसको यहां से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो वो दुबई पहुंचा। जब वो दुबई पहुंचा तो कहा गया कि किसी स्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत निकाल दिया। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात। तो जनाब अब हम बात कर लेते हैं कि जाते जाते पीडीएम हुकूमत ने कुछ इस तरह की कानून साजी की है जिस पर सब लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, जब खासतौर पे पीटीआई के लोग और खासतौर पे जो सहाफी हजरात हैं। वैसे बनता भी है। जनाब जी हुआ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि जाते जाते तेजी से कानून साजियां जो हुई हैं उसमें उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी एक तरमीम कर दिया है। उस तरमीम के तहत उन्होंने कानून ये बनाया है कि जो हमारी पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो कभी भी, कहीं भी,
किसी भी जगह किसी भी शख्स के घर, चाहे उसका ताल्लुक आम वो पाकिस्तानी शहरी हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, किसी के घर किसी भी वक्त किसी भी जगह बगैर वारंट के जा सकती हैं, उनकी तलाशी ले सकती हैं, उनकी चीज़ों को, अशिया को अपने कब्जे में ले सकती हैं, उनके डाटा को निकाल सकती हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। एहसन इकबाल ने भी इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया और इस पर कुछ और लोगों ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। नून लीग के अपने लोग जो हैं वो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। अच्छा, मगर इस सब में मसला ये है कि आप जाते जाते तेज़ी से कानून साजियाँ कर रहे हैं। आज भी हुआ और बहुत तेज़ी से हुआ कि बिल की कॉपियाँ फराहम किए बगैर ज़िमनी एजेंडे में अचानक हमने देखा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर किया गया और सीक्रेट एक्ट में आप लोगों ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक ब्लैंकेट इख्तियार दे दिया है कि वो किसी भी जगह बगैर वारंट के किसी भी शख्स की तलाशी ले सकती हैं, किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई भी दस्तावेज़ात और आलात को कब्जे में ले सकती हैं। आप जा रहे हैं, बहुत सारे मसाइल ऐसा लग रहा है कि पैदा करके जा रहे हैं। एक तरफ प्रोलॉन्ग के ट्रिगर सेटअप का खतरा, दूसरी तरफ से इंटेलिजेंस एजेंसीज को इतने ज्यादा इख्तियारात देके जा रहे हैं कि मुल्क को एक सिक्योरिटी स्टेट बना के जा रहे हैं आप। देखिए, इस बारे में तो वजीर दाखिला कोई मौक़िफ़ दे सकते हैं, चूंकि मैं तो आपको जैसे पता है कि अभी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह चाइना की तरफ से वाइस प्रीमियर आए हुए थे और सी पैक के 10 साल की जो कामयाब हमारी तकरीबात थी उसमें वो आए थे। मैं तो उनके साथ मसरूफ़ था, तो मैं इस बिल के बारे में आगाह नहीं हूँ। इस पे आप अगर वज़ीर दाखिला से पूछेंगे तो यकीनन वो इसके ऊपर वजाहत कर सकेंगे। अब बात हो जाए जनाब पेट्रोल की। आपको पता है 20 रुपए कीमत बढ़ी है, ऑब्वियसली लोगों ने तो इसके खिलाफ बोलना है। लोगों की कमर टूट गई है, महंगाई है। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, महंगाई को सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद ये 20 रुपए का वही रिलीफ है जो हुकूमत ने आपको दिया था। पहले 8 रुपए पेट्रोल में कम किया, फिर 12 रुपए कम किया। आपको पता है कि तनकीद करते हुए जो है वो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, खासतौर पर यूथी, हालांकि माजी में वो कहते रहे हैं कि अगर न्याजी साहब जो है वो पेट्रोल जो है वो 1000 रुपए का भी कर दें तो हम फिर भी खरीदेंगे। नहीं यकीन आता, एविडेंस देखिए। अब लिख ले हैं, पेट्रोल 500 रुपए लीटर ही हो जाए ना, पेट्रोल 500 रुपए लीटर भी हो जाए ना, आटे का तोड़ा 4000 का भी हो जाए, वोट इमरान खान को देंगे। अच्छा, एविडेंस आपने देख लिया ना, क्या कुछ कहते रहे। शाह महमूद कुरैशी पेट्रोल पे क्या कहते रहे, न्याजी साहब क्या कहते रहे, वो भी सुन लीजिए। ये जिस पेट्रोल के बेस पे इनको इस वक्त तनकीद हो रही है पीएमएलएन की गवर्नमेंट को, ये तो आपकी डील है आईएमएफ के साथ। ये आपने डील की थी कि जी इतना हम पेट्रोल बढ़ाएंगे, इतना निर्क बढ़ाते रहेंगे और हर पेट्रोलियम की लेवी भी बढ़ाते रहेंगे। नेपरा का आपने डील किया आईएमएफ के साथ। तो ये सारी डील जिसका बार अभी उठा रहे हैं और इनको उठाना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको फारिग किया वहां से, तो आपको ये लग रहा है कि डिफॉल्ट होने जा रहा है। आपके दौर में 2 महीने पहले तक बुक डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा था। देखिए, आपने सही कहा कि जो बाजी मुश्किलात हैं ये सिर्फ चंद हफ्तों की पैदा करना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, आपने सुन लिया क्या कहते रहे। अब उसके बावजूद जो है कुछ लोगों ने जो है बांग्लादेश की मिसालें देना शुरू कर दी कि बांग्लादेश देखें इकोनॉमी में हमसे कितना आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। बांग्लादेश की मिसालें देने वालों के लिए यहाँ पे एक वीडियो पता नहीं है प्ले हो सकता है कि नहीं, अगर हो सकता हुआ तो मेरा एडिटर लगा देगा, क्योंकि डंडे शंडे पड़ रहे हैं तो वायलेंस की वीडियोस को हम शेयर नहीं कर सकते। हो सकता है उसको ब्लर करके आपको दिखा दे या हो सकता है तस्वीर दिखा दे कि बांग्लादेश के अंदर महंगाई के सताए अवाम जब सड़कों पर निकले तो उनकी जो पुलिस है उन्होंने ऐसे ऐसे डंडे बरसाए। हमारे यहाँ पे तो 9 मई के वाकयात भी हो जाएं तो पुलिस कभी लोगों के ऊपर इस तरह से डंडे नहीं बरसाती या इस तरह जुल्म नहीं करती जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तो बहरहाल ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि हकीकत जो है ना उसको देख कर चलें। ऐसा ना करें कि आपके अपने मुल्क को नुकसान हो और आप इस तरह के बयानियां बनवाते हैं कि बस बंदा क्या करे। लेकिन बहरहाल हम महंगाई को सपोर्ट नहीं कर सकते। बहरहाल अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जनाब ये है कि सिद्दीक जान के हवाले से क्लेम किया है जी, एक ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं कि जी उनकी पिटाई हुई है और उनको पुलिस वालों ने, वहाँ जो मकामी पुलिस वाले हैं उन्होंने पकड़ के जो है सिद्दीक जान की फेंटी लगाई है। वो वीडियो मैं चाहूंगी कि अगर वो मेरा एडिटर आपको दिखा सकता हुआ तो दिखा देगा, नहीं दिखा सकता हुआ तो फिर ये है कि हम उनसे सिर्फ यही कह सकते हैं बेचारा सा सिद्दीक लल्ली, उस बेचारे की जान तो है कोई नहीं है, तो मेरी तरह वो बेचारा पतला सा है और खुदा ना खास्ता अगर उसकी सांस निकल जाती तो फिर क्या होता। बहरहाल जनाब जी अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो मैंने कहा जाते जाते आपको खुशखबरियां सुना के जाऊं, तो खुशखबरियां ये है कि 9 मई को पाकिस्तान पे जो हमला करने वाली तंजीम है यानी कि पीटीआई, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो कल अदम करार दी जाए और ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जब तलाल चौधरी को सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे सकती है तो इनको क्यों नहीं दे सकती, अभी तक इनको रिलीफ क्यों मिल रहा है, ये एक अहम सवाल है। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि
कुछ लोग जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 22 अगस्त को जो है वो न्याजी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी और इसकी वो पेशगी आपको इतला दे रहे हैं कि 9 मई के जो वाक़े के अंदर जो पूरा मामला है उसके ऊपर 22 अगस्त को न्याजी साहब के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही है। एक खुशखबरी ये है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 536 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। एक और खबर ये है कि जी रेकोडिक मंसूबा जो है उसमें पाकिस्तान के हिस्से की अदायगी जो है उसके ऊपर एक मसला चल रहा था कि चाइनीज करेंसी में देना है, पाकिस्तानी करेंसी में देना है या डॉलर्स में देना है, तो पाकिस्तानी रुपए में उसकी अदायगी करने पे जो है वो इत्तेफाक हो गया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि नवाज शरीफ के दौर में पाक चीन दोस्ती जो है उसमें बेहतरी आई थी और अब फाइनली चाइनीज सदर भी आए हैं, टर्किश भी आ रहे हैं, ईरानियन भी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ जो है दोबारा से मुल्कों की वो बहाली जो है ताल्लुकात की वो शुरू हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही खुश आइन बात है। और साथ ही आपको बता दूं कि फैसलाबाद में पीपी 112 के टिकट होल्डर बिलाल अशरफ बसरा ने भी पीटीआई छोड़ दी है। तो ये आज की कुछ खुशखबरियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और अब बारी है जनाब जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते और समझते हैं। पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।